भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जो कि चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी तो हो गई, कृष्ण मोहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सबकी निगाहें थी। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। तस्वीर देखिए सबसे पहले। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो रही थी तो प्रयागराज में योगी ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया। इसी बीच राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह बैठक से पहले फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। और आगे बढ़ते हुए देखिए 3 घंटे तक चली बैठक के बाद अब बारी थी फैसलों की, और इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक को लेकर पूरी जानकारी दी गई। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद देवगिरी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। ये देखिए तस्वीर। चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, यह बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जबकि गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया है। ये 3 तस्वीर। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। साथ ही इस बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष को निशाने पर लिया गया, जो इसे 2027 के लिए बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में के भी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे आपके सामने हमने रख दिया, आपने सुन लिया। देखिए मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ हुआ ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी भी आ गई है, जो इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है। एसआईटी रिपोर्ट ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉपी है। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, और जिस एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी की हम बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त हमारे पास ये मौजूद है। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट है बाकायदा। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये कैमरे पर एक नजर आप देख लीजिए। ये एसआईटी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। सबकी निगाहें यहां पर थी और ये रिपोर्ट्स आए हुए हैं। इसमें ये पत्रांक आप देख पा रहे हैं, विशेष जांच दल यानी एसआईटी, परम गोपनीय लिखा हुआ है। दिनांक है 23 जून 2026। अब सेवा में अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। और विषय क्या है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भेंट चढ़ावा धनराशि की गणना प्रक्रिया के दौरान भेंट चढ़ावा धनराशि की चोरी, गबन पर प्रारंभिक प्रतिवेदन। और अब जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, इसमें क्या कुछ है जान लीजिए विस्तार से, आपको हम अपडेट कर देते हैं। देखिए एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय का जिक्र नहीं है, लेकिन चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक की बात कही गई है।
चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट में क्या है तो देखिए, इसमें एनडीटीवी के पास जो एसआईटी रिपोर्ट यानी हमारे हाथों में जो कॉपी है, अयोध्या पर एसआईटी की शुरुआती जांच है। इसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक हुई, कई कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी हुई, कैश ले जाने की व्यवस्था सही नहीं थी, टिन्नू यादव की भूमिका पर इसमें प्रश्न चिन्ह है, मतलब सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की घटना कई बार हुई और एनडीटीवी के पास एसआईटी के 9 पन्नों की ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं, 9 पन्ने ही हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी करते देखा गया, कर्मचारियों को सीसीटीवी में नोट छुपाते देखा गया। अनिल मिश्रा पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 6 लोग शामिल दिखे हैं। और अब आपको डिटेल में बताने हम चलते हैं कि 3 घंटे चली इस मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या कुछ हुआ और चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में क्या क्या हुआ, यह सब कुछ विस्तार से लाइन बाय लाइन जान लीजिए। देखिए, पहली बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एजेंडे के तहत पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और दोनों ही बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन दोनों को बैठक के लिए एंट्री नहीं मिली, यानी कि नो एंट्री। अब कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का काम देखेंगे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महामंत्री नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। वो चंपत राय और अनिल मिश्रा का काम देखेंगे। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल भी गेट पर जमा करा लिए गए थे, इजाजत नहीं थी अंदर ले जाने की, ताकि कोई भी गोपनीय बात या कोई भी चीजें लीक ना हो, रिकॉर्ड ना हो, कुछ भी ना हो, ताकि बैठक की बातें बाहर ना जा सके। आसान भाषा में यह है। बैठक के बाद गोविंद देव ने मीडिया को फैसले की जानकारी दी। दान पत्रों में चोरी की घटना आहत करने वाली है, दान पत्रों में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब चीजों को भी ट्रस्ट ने सामने रखा, जिसके बारे में रिपोर्ट में गायब होने का दावा किया गया था। ट्रस्ट में नियुक्ति को लेकर भी एक समिति बनाई गई है। 22 तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी अब, और अगली बैठक इसमें एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट इसको लेकर चर्चा करेगा। बैठक के बाद मंदिर ट्रस्ट ने फैसलों की जानकारी दी। इस पर वीएचपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या बयान दिया गया है वीएचपी की तरफ से, सुनिए। इस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वो अत्यंत वेदनादायक है। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्यागपत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। देखिए, मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले ट्रस्टी कृष्ण मोहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अंतरिम महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। दायित्व का निर्वहन की, जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। चलिए जल्दी से आप जान लीजिए, बता देते हैं आपको कि कृष्ण मोहन क्या हैं, कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, जिन पर अब बड़ी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मंदिर प्रबंधन की। आइए नजर डालते हैं। देखिए, कृष्ण मोहन 1978 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं। वन सेवा में आने से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं।
कृष्ण मोहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यानी आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संघ चालक रह चुके हैं। सितंबर 2025 में उनकी राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति हुई थी और ट्रस्ट के दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद वो सदस्य बने थे। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चोरी को लेकर कई खुलासे हुए हैं, साथ ही चोरी की करोड़ों की रकम भी जब्त की गई है। इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद कृष्ण मोहन क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं जरा उनको। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। और इसके साथ ही राम मंदिर के अगले सीईओ को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इसमें 3 सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया है। ये जो 2 नाम है वो आप देख रहे हैं। इसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी हैं। तो राम मंदिर के सीईओ को लेकर मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ, अब ये जान लीजिए आप। ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। और इस बैठक में अधिकतर सदस्य मौजूद रहे। साथ ही कुछ लोगों की अगर बात करें तो ऑनलाइन बैठक में वो शामिल हुए ऑनलाइन के जरिए। अब जान लीजिए, आपको बता देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष राम जन्मभूमि ट्रस्ट, गोविंद देव गिरी जी ट्रस्टी, कृष्ण मोहन, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, परमानंद जी महाराज, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, महंत धीरेन्द्र दास, अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और इसके अलावा कुछ सदस्य ऑनलाइन भी जुड़े। ये चेहरे भी आप देखते रहिए कौन कौन शामिल, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी और इस बैठक को लेकर अयोध्या के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साधु संतों का क्या कुछ कहना है, ये सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के डीएम जो पैरवी कर रहे हैं, उनको अगर फांसी लगे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ट्रस्ट लोग उसको मानने के लिए तैयार। रामलला का मामला, जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनको दंड प्राप्त होना चाहिए। यही तो हम लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ आप वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेंगे वहाँ वहाँ अव्यवस्था होगी। जिम्मेदारी से चंपत राय नहीं निकल सकते हैं। कितने बड़ा पद होने के बाद भी चोरियां होती रहीं और देखते रहे। तो चंपत राय को जो सजा दिया गया है, जो इस्तीफा लिया गया, उनका इस्तीफा हम लोग स्वागत करते हैं। कालदर्शी तो है नहीं, ना कोई ज्योतिषी हैं। अखिलेश यादव को जानकारी कैसे हुआ कि राम मंदिर में चोरी हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। में सभी उतने ही दोषी हैं जितने एक चंपत हैं, और विषय केवल चंपत का ही नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल
चंपत की नहीं बन रही है, ये सभी ट्रस्टियों की बन रही है। जो ये गबन हुआ है कि केवल चंपत राय की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोषाध्यक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए ना। 2027 के चुनाव से जस्ट 4 महीने 5 महीने पहले ये पूरा प्रकरण उखाड़ना, और क्योंकि एक राम मंदिर ही एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व में एक छवि बना रहा था, उस छवि को तोड़ने का जो एक कुत्सित प्रयास हुआ है उसको हमें समझना चाहिए। नीचे के लोग बदमाशी करने की वजह से बड़े लोगों को उसका कलंक झेलना पड़ जाता, वही प्रकरण आज चंपत जी के साथ हो रहा। बाकी वो तो एकदम त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति। सोसाइटी का जो भी निर्णय होगा सबके मान्य होगा, लेकिन हमारे अयोध्या वासियों के लिए हमारी आस्था में किसी प्रकार से कोई भी कमी न आने वाली है, न आएगी। जो ये विवाद चल रहा है ये तो एक राजनैतिक षड्यंत्र है। कुछ कमियां ट्रस्ट में हैं, उस कमियों को ट्रस्ट अगर सुधार लेगा तो दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। तन उजला और मन काला बगुले जैसा भेष, इससे तो कौआ भला अंदर बाहर है। एक वायसी जैसा कौआ वो ठीक है, वो इसलिए ठीक है कि अंदर भी वही है बाहर भी वही है। तंज सुना आपने, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया इस आक्रोश में, अपनी बातों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इससे जुड़ी यह खबर है कि चढ़ावा चोरी पर अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें अभी देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी है, नंद गोपाल नंदी की भी मौजूदगी है, जो कि प्रयागराज में है। उधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के आरोपी से बातचीत के आरोपों पर पहली बार जवाब दिया है और इस पर जोरदार पलटवार उन्होंने कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव लिखते हैं सोशल मीडिया पर, क्या लिखते हैं आइए जरा नजर डाल देते हैं। देखिए, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। कहते हैं जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता एवं संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ये टिन्नू के संबंध में है। तो देखिए, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कौन क्या कह रहा है आइए सीधा आपके सामने रख देते हैं, नजर डालिए। अखिलेश यादव सबसे पहले, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, आपको बताया भी था हमने, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। हम बीजेपी नेता को झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट करने का समय देते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कांग्रेस और सपा के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने रामलला के निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किया था। पवन पांडे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राम मंदिर डकैती, चोरी और लूट के कारण पूरी दुनिया में कलंकित हुआ है। इसका कारण ट्रस्ट में बैठे लोग और ट्रस्ट के गुर्गे हैं। बीजेपी टिन्नू यादव अखिलेश की बात पर झूठ बोल रही है। बीजेपी 900 से ज्यादा बार दोनों की बात का रिकॉर्ड सामने लाए। इमरान मसूद, नेता कांग्रेस, अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई है, चोरी भी बहुत बड़ी हुई है। यहां 16 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, कोई भी दर्शन करता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए से भी कम देकर जाता होगा। यह चोरी केवल पैसों की नहीं है, यह आस्था पर चोट है। चढ़ावा चोरी के बाद विपक्ष जहां सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं सरकार विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भुरा गए हैं बिल्कुल। प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को
खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। राम मंदिर में लूट आपने की है, डकैती आपने की है, चढ़ावा चोरी आपने की है, आस्था के साथ खिलवाड़ आपने किया है। आप डकैत हैं, चोर हैं, बेईमान हैं और आपकी जगह जेल में है। माननीय अखिलेश यादव को बदनाम करना और उनके खिलाफ झूठी साजिश करना बंद करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए, लेकिन हिंदू समाज को बदनाम मत कीजिए। हिंदू समाज से अपनी दुकानें चलाना बंद कीजिए। ये नकली बगुला भगत है जो ऐसा काम किया है, प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। अब आपको कुछ और डिटेल्स और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हाल में दान किए गए कई कीमती सामानों के गायब होने की खबरें आ रही थी लगातार, आप सभी तक भी पहुंची होंगी। ट्रस्ट की बैठक के बाद ऐसे सामान दिखाए गए उसमें, ये देखिए। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है तरफ से कि दान किए गए 2800 सामान पूरी तरह से सुरक्षित है, महफूज है और घबराने की कोई बात नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए, सोने की 5 करोड़ की रामचरितमानस के गायब होने की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन क्या वो गायब है या नहीं, आइए जरा पता करते हैं। देखिए, अब इस पर सच्चाई सामने आई है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायणन ने गंभीर आरोप लगाए थे। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत करते हुए दान किए गए रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछे थे। लक्ष्मी नारायण के मुताबिक उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं दी गई थी। जिस जगह पर पहले रखा गया था वहां से हटा दिया गया था। करीब 5 महीने तक यह मौजूद था और बाद में कभी भी दिखाई ही नहीं दिया। चंपत राय से कई बार बात करने पर भी मामला सुलझ नहीं सका। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस पर बयान सामने आया है। ट्रस्ट ने इसके गायब होने की खबर को अफवाह बताया है और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का दावा है कि भेंट की गई सोने की श्री रामचरितमानस पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके गायब होने की खबरें मात्र अफवाह भर हैं। श्रद्धालुओं से भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। ट्रस्ट ने कहा है कि दानदाता इसे आकर देख सकते हैं। यह पवित्र ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा कारणों से इसे लॉकर में रखा गया है, यह कहना है ट्रस्ट का। वहीं इस पर पूर्व गृह सचिव ने क्या कुछ कहा था और आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दोनों को सुनिए। आरएसएस कार्यकर्ता मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास, वो उन्होंने ही भेजा है कि उसकी पूजा चालू हो गई है और वापस उधर स्थापित हो चुकी है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे पूरे परिवार वाले खुश हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उसको रखवाया था, जिस आदर और जिस भावना के साथ रखवाया था, उसकी पूरी होगी। वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे। इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है।
जो उसमें सोना चांदी था वो सब दिखा दिया, वो सब ट्रस्ट में है, वो साबित करा दिए, दिखा भी दिए। चलिए भारत की बात बताता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, जहां चुनावी नतीजे के बाद सियासत बहुत तेज है, अब एक बार फिर यहां सियासी उबाल नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर बंगाल पहुंच गए हैं। इसी बीच तो दरअसल आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है और जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यह तस्वीर भी देख रहे हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री इन्हीं कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए कोलकाता पहुंचे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के स्थान पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। यह प्रतिमा कोलकाता के इको पार्क में स्थापित की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर भी पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। तो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचे। उधर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? इस बीच ममता बनर्जी ने भी ममता खोल लिया है। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरी और एक बच्चे की बलात्कार और हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकालती नजर आई। ममता बनर्जी बारुईपुर जाना चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी ने दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और बाद में उनकी पार्टी के कुछ नेता बारुईपुर पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। आप बारुईपुर जा रहे दीदी? देखिए, 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या को लेकर दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में काफी आक्रोश है, हंगामा है, जाहिर सी बात है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और साथ ही सियासत भी भरपूर है। यहाँ पर मनाही होने के बावजूद टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। जिस वक्त नेता वहां पर पहुंचे, लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी। तो दरअसल बारुईपुर में रविवार को एक तालाब से बोरे में बंद बच्ची का शव बरामद किया गया था और पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। इसके बाद भीड़ ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। देखिए, बच्ची की लाश मिलने के बाद लोगों में जोरदार गुस्सा और नाराजगी है, जाहिर सी बात है, और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन हिंसक हो गया और जिसमें पत्थरबाजी भी हो गई, सड़क जाम कर दी गई, टायर जलाए गए और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और इस बीच 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये सुनिए, देखिए आप।
लोगों की नाराजगी आप देख रहे हैं जो सड़क पर दिखाई पड़ रहा है, और आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है, गुस्सा जो है लाजमी है, और लोग बहुत अभी गुस्से में। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने पीड़िता के घर वालों से फोन पर भी बातचीत की, जिसकी तस्वीरें ये रही। আপনারা সব যে ছেলেটি ধরা পড়েছিল সে কি যুক্ত ছিল এর সাথে, যাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে? আপনারা শক্ত থাকুন, এই নিয়ে মামলা টামলা যা করতে হবে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অবধি আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণ সহযোগিতা করবো, দরকার হলে সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাব। আপনারা শক্ত থাকুন না, আপনারা শক্ত থাকবেন, তার ব্যবস্থা আমরা করব। দিদি নিজে যেতে চেয়েছিল, আপনারা জানেন এখানে আমাদের পুলিশ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি যাব আপনাদের সাথে দেখা করতে। वहीं अभिषेक बनर्जी के घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस वालों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई पहले के मुकाबले। तो ममता बनर्जी के घर पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है, और जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो दरअसल वो बारुईपुर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने नेताओं को भेजना पड़ा, और इसके बाद सियासत काफी तेज हो गई पश्चिम बंगाल में। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दीदी ने क्या कुछ कहा, मतलब ममता बनर्जी ने, और बीजेपी की ओर से उन्हें क्या कुछ जवाब मिला है। सुनिए जरा। देखिए, ममता बनर्जी पूर्व सीएम पश्चिम बंगाल, बारुईपुर जाकर लड़की के परिवार से वो मिलना चाहती थी। मेरे घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों लगा दी गई है, क्यों, क्या वो मुझे नजरबंद करने की कोशिश कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, तुरंत कार्रवाई हुई है, 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं लगातार उस परिवार के संपर्क में हूं। पिछली सरकार में पुलिस को रुकावट थी, पुलिस आजादी से कोई काम नहीं कर पाती थी। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, महासचिव टीएमसी के, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, कोई आक्रोश नहीं। जब न्याय चुनिंदा होने लगे और आक्रोश राजनीतिक हो जाए तो सिर्फ पीड़ित ही नहीं, समाज को भी कीमत चुकानी पड़ती है। डोला सेन, सांसद टीएमसी, उन्होंने दीदी को नजरबंद कर दिया है। ऐसा करके क्या वो दीदी को रोक पाएंगे? पुलिस प्रशासन जो कर रहा है वो सुपर इमरजेंसी है। दिलीप घोष, मंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं ममता तो रास्ते में घूमती हैं, उन्हें कौन हाउस अरेस्ट करेगा? कहीं उन्हें अंडा ना खाना पड़ जाए, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रतिमा मंडल है सांसद टीएमसी की। ये लोग ममता बनर्जी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये लोग ममता से डरते हैं, लेकिन वो शेरनी है। देश जानता है कि ममता का नाम अग्नि कन्या है। अग्निमित्रा पॉल, मंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रही है 15 साल वक्त नहीं मिला, वो अब क्यों जाना चाहती है? उस सीएम ने सिर्फ उकसाया है, विचार नहीं दिया है, हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर कमेंट किया है। आपको हम लोग जाने नहीं देंगे, आज भी हम ही जाएंगे। ममता को हाउस अरेस्ट का दावा करने के बाद टीएमसी ने उन्हें शेरनी बताया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें घर में इसलिए रोका गया है ताकि वो अंडों से बच सकें। तो इंसिडेंट हुआ, उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है। सबको जाने का इजाजत देगा है। भीड़ भाड़ मत कीजिए, जाइए, बात कीजिए, सब खुला है, कोई ब्लॉकेट नहीं है। सरकार का सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ममता बनर्जी एक शेरनी है। ममता बनर्जी जो कर सकते हैं, भारत जानते हैं ममता बनर्जी कैसे प्रतिबद्ध करते हैं, इसलिए उसका नाम ही है अग्निकन्या, प्रतिवादी आंदोलन का। क्यों डर रहे? क्योंकि ममता बनर्जी अगर उधर जाए, इतना हजारों लाखों लोग वहाँ पे आएंगे, ममता बनर्जी को आशीर्वाद देंगे जी तुम प्रतिबद्ध करो, हम तुम्हारे साथ है। तो रास्ता में आके घूमती है, कौन हाउस अरेस्ट करेगा? उनको भी ना अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया गया। ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, सुपर इमरजेंसी चल रहा है। ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। जो सीएम 15 साल सिर्फ इंस्टिगेट किया है, विचार नहीं दिया है। 8 बजे के बाद हम लोग तो अफगानिस्तान में है, निकलना नहीं चाहिए था। 14 साल की बच्ची को जब टीएमसी का नेता का लड़का जब बलात्कार करके उसको मार दिया गया था, वो बोले थे ममता बनर्जी, उसका शायद प्रेम था, पेट में बच्चा था। प्रेम होने से आप बलात्कार कर सकते हैं? तो इनको राजनीति करने नहीं देंगे। टीएमसी बहुत कुछ करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन ने उसको उखाड़ फेंक दिया है। अभी वो लोग को कई साल चुपचाप रहना सही होगा। देखिए, रेप पर सुलगती सियासत के बीच
ममता बनर्जी को अपनी पार्टी की भी चिंता सता रही है। आज उनकी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पूरा ब्यौरा दिया गया, उनका गुट असली टीएमसी कैसे है। और वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट भी अपने आप को असली टीएमसी बता रहा है और उस गुट के दावे के बाद चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें रखने को कहा था। ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने 2 दिनों पहले कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर पर भी दावेदारी ठोक दी थी और अपने गुट के अध्यक्ष का बैनर पोस्टर वहां पर टांग दिया था। আমরা প্রগতি ময়দান থানা वो तो बोल दिया पूरा কমপ্লেন আকারে দিন, আমি 100% তার উপর যা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়ার আমি 100%। सर ভেতরে একটু কথা বলি আমরা ছেড়ে দিন। আমরা यहाँ से पुलिस बोल रहे थे हम लोगों का कोई बुरा इरादा नहीं था, हम लोग ये जो ताला उन्होंने लगा दिया हम लोग नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस बोल रहे थे जिसका पास चाबी होगा वही अथॉरिटी होगा। तो इस गेट का चाबी तो हमारा पास है, लेकिन पुलिस अभी उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका टीम जैसा खेल रहा है। देखिए, कल्याण बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग पहुंचे थे और अपनी बात उन्होंने रखी थी। क्या हुआ, फुल एक्शन आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है और पार्टी पर अधिकार जताने वाले बागी गुटों के दावे को खारिज कर दिया है। टीएमसी का दावा है कि पार्टी की संगठनात्मक समितियां 2027 तक वैलिड हैं, यानी वैध हैं। बागी गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 2025 तक ही बताया था, लेकिन आज टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पहुंचे नेताओं ने इसे खारिज किया और कहा कि पार्टी के संविधान में समय समय पर संशोधन किया गया है। 2000 में समिति का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया था, फिर 2006 में समिति का कार्यकाल 4 साल से 5 साल किया गया। पार्टी का दावा है कि आखिरी संगठनात्मक चुनाव 2022 में हुआ था, इसलिए टीएमसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा। टीएमसी ने कहा, बागी नेताओं ने खुद मौजूदा नेतृत्व को स्वीकार किया था क्योंकि उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा, लिहाजा यह दलील ठीक नहीं है। 2025 के बाद पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा। उनकी अपनी दलील के अनुसार उनका चुनाव ही अवैध हो जाएगा। टीएमसी ने 22 जून को बुलाई गई बागियों की विशेष बैठक को अवैध बताया। तो दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी में टूट जारी है। 60 से ज्यादा विधायकों ने अलग गुट बनाया, ऋतव्रत बनर्जी नेता बने। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने असली टीएमसी होने का दावा ठोक दिया। और अब सुनवाते हैं आपको टीएमसी की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं। पूरा फ्रॉड है। आइन का मुताबिक हम लोग का केस बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट मिल रहा है, रुपया आ रहा है, तो इसलिए उनका काम इलीगल है। तो उसका साथ बीजेपी है, हम नहीं जानता है क्या होगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। हम लोग कोर्ट, जनता का अदालत में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमारा लोग का विश्वास है कोर्ट, जुडिशियरी पूरा जस्टिस देंगे हम। चलो, कानूनी मामला है, अब कानून का मामला लड़ेंगे वो लोग कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि टीएमसी कुछ भी हो, एबीसीडी, और विधानसभा में आके विरोधी का जिम्मेदारी निभाए। लोगों ने वो जिम्मेदारी दिया है और सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो हम प्रयास करें उसमें सहयोग। जितने भी विधायक लड़े, जितने भी एमपीज इलेक्शन लड़े, सबके ऊपर तो जो सिंबल पे साइन तो ममता बंदोपाध्याय ने किया था, जो चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है टीएमसी की, और हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, आज से नहीं, बहुत पुरानी है, सब जानते हैं, उन्होंने ही खड़ी की है, उन्हीं के हाथ से बना हुआ सिंबल है। तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्यों चुनाव लड़े? नहीं लड़ते, सिंबल न लेते। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, सरकार हाल ही में नया वक्फ कानून लेकर आई है और जिसके हिसाब से नए वक्फ बोर्ड का गठन होना है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड का गठन किया है। नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में जिस वक्फ बोर्ड का गठन हुआ उसके अध्यक्ष सरवर पटेल हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिली है। ये गौर करने वाली बात है। और मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में जिन हिंदुओं को शामिल किया गया है वो अमिनेश भार्गव हैं और मनोज मालपानी हैं, जिनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। आइए जरा इस पर हम आपको डिटेल्स रख देते हैं। देखिए, सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया था और जिसके बाद सभी सरकारों को वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करना है। एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसका गठन नए वक्फ कानूनों के तहत किया गया है। इस वक्फ बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें से 2 हिंदू हैं। इन सदस्यों के नाम मनोज मालपानी और अमिनेश भार्गव है। अनिमेश उज्जैन के सनवर पटेल वक्फ बोर्ड को उनको अध्यक्ष बनाया गया है। पहले वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नॉमिनेट भी करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम समुदाय से होना जरूरी था, मुसलमान होना। 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किया और यह व्यवस्था की गई कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें रहेंगे। एमपी वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य आए। अनिमेश भार्गव गुना जिले के रहने वाले हैं। MBA किया हुआ है फाइनेंस से। वित्त क्षेत्र में 18 साल का इनको अनुभव है। बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। मनोज मालपानी इंदौर के रहने वाले हैं। 30 सालों से संघ से जुड़े हुए हैं। वक्फ मामलों का इनका लंबा अनुभव है और राजनीति से दूरी इन्होंने बना रखी है। इस पूरे मामले को लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। दिशा के अनुसार वक्फों में सुशासन लाते हुए पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ, वाकिफ की मंशा अर्थात दानदाता की जो शर्त है, जो उद्देश्य है, उसके अनुसार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए अवैध कब्जेधारियों से वक्फ की संपत्ति को वापस लेकर अपनी आय बढ़ाकर जन कल्याण के कार्य, परोपकार के कार्य अर्थात फलाई कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वो पर अगर कुछ बात है तो हम इस पर संशोधन पेश करेंगे और वो संशोधन के लिए अभी प्रोसेस में है, ये सब जानते हैं। तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था वो भी सबको पता है। फिर 2 के बाद आपने 3 क्यों बना दिए? चलिए यूँ आ जाइए। 2 उन्होंने कहा है ना, तो 2 के बाद 3 क्यों बना दिए? 2 का प्रावधान है संशोधन में। तो आयुक्त किस कैटेगरी से लिया है आपने? वो किस कास्ट का है? जब ऑलरेडी वो दूसरी कास्ट का था तो फिर आपको 2 में से इधर 1 कम करना था। और इतनी आवश्यकता क्या बढ़ रही है, इतनी घबराहट क्यों है? वक्फ कानून 2025 में जो परिवर्तन हुए वो मध्य प्रदेश में लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। ये एक जो सकारात्मक परिवर्तन है, इसके दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले। बोर्ड की जमीनें जो इधर उधर कब्जे हो गई उसको कोई कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर वही एक बार बांटने, ध्यान बटाने वाली बात और बांटने वाली। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके बाद इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमान को रखा जाएगा या किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को रखा जाएगा? ये मुसलमानों की संपत्ति हड़पने और मुसलमानों की जो जायदादें हैं जो इनके बाप दादा ने वक्फ की है, उन संपत्तियों को हड़पने के लिए और खुर्द-बुर्द करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं ईरान, क्योंकि बात हम करने जा रहे हैं खामनेई के अंतिम सफर की, जो इस वक्त ईरान से लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज तेहरान में आगे बढ़ रही है और 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हैं, जुटे हुए हैं। ये आसमानी तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई हैं। जहां तक निगाहें हैं बस लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। और भीड़ इतनी ज्यादा कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया है। खामनेई के पार्थिव शरीर को एक विशेष वाहन के जरिए तेहरान की सड़कों पर लाया गया था, जिसे खास तौर पर ईरानी झंडे से सजाया गया।
लोग अपने मरहूम नेता के ताबूत पर फूलों की बारिश कर रहे थे, उन्हें विदाई दे रहे हैं। और आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा पूरा रास्ता, हर एक रास्ते में जगह जगह लोग खामनेई के पार्थिव शरीर पर फूलों से जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो भी तस्वीरें। हर आत्मा पर नम है, अपने नेता के प्रति सम्मान है। और सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि जर्मनी में भी खामनेई के लिए मातम मनाया गया। राजधानी बर्लिन में कई लोग शोक प्रकट करते हुए नजर आए। ये और वहीं उधर ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों के हाथों में लाल झंडे भी दिखाई दिए। आखिर क्यों? ये झंडे देखिए सिर्फ शोक का नहीं बल्कि बदले और प्रतिरोध का संदेश भी माने जाते हैं। तो लोग डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर लेकर बदले की मांग कर रहे थे। सुनिए जरा शो। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। खामनेई के अंतिम यात्रा से एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें लोग तेहरान में लगे डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्टर पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। जल्दी जल्दी आपको अपडेट कर देते हैं कि क्या कुछ रहा है और अभी आगे कौन कौन पहुंचा, कौन कौन सा देश इसमें शामिल हुआ, ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल होने पहुंचे हैं और तेहरान में सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का जन सैलाब उमड़ा था। खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान के प्रमुख मार्गों से होकर गुजर रही है। जनाजे के साथ लाखों की संख्या में लोग चल रहे थे, पीछे पीछे, आगे आगे। आसमान से देखने पर तेहरान की सड़कों पर काले कपड़ों में बस भारी भीड़ ही हर तरफ देखने को मिल रही है। तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खामनेई का ताबूत लेकर चल रहे वाहन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ये ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा भी है। खामनेई की अंतिम यात्रा में देश के शीर्ष धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हैं। अंतिम यात्रा के बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक रस्मों के लिए कोम लेकर जाया जाएगा। इसके बाद उनके गृह शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसी बीच लोग उनकी मौत के बाद देश भर में बदले की मांग कर रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में लोगों ने लाल झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन किए हैं। ईरान में लाल झंडे को शहादत और बदले के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ईरानियों में इतना गुस्सा था कि एक जगह कई लोग ट्रंप के पोस्टर को पत्थर मारते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हमने अभी थोड़ी देर पहले रखी भी थी। और अब सुनवाते हैं आपको तेहरान में मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने का हमारा मुख्य मकसद हमारे शहीद इमाम का बदला लेना है। हम उन्हें विदा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारे इमाम अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं क्योंकि शहीद जीवित होते हैं। हम ये दिखाने के लिए यहाँ हैं कि उनका रास्ता जारी रहेगा और इनमें से हर व्यक्ति मुट्ठियाँ बींचकर उनके रास्ते पर आगे बढ़ेगा और जल्द ही हम निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल से उनकी मौत का बदला लेंगे। इजराइल, अमेरिका या कोई भी और जिसकी हमारे देश के बारे में जरा भी बुरी मंशा हो, उसे ये जान लेना चाहिए कि हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस सिस्टम का समर्थन करते हैं। आप बुरी नीयत से इस देश की तरफ देख भी नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारे शरीर में खून की आखिरी बूंद भी बाकी है, हम इस देश के लिए डट कर लड़ेंगे। हम इस जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ईरान की बात हो गई, खामनेई की बात हो गई, आपको सब कुछ हमने दिखाया। अब आपको लिए चलते हैं कहां? इंडोनेशिया, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जकार्ता में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उत्साहित लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे।
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से जकार्ता के लिए उड़ान भर रहे थे तो क्या हुआ, आइए ये जो तस्वीर है उस पर गौर करिए आप। इंडोनेशिया के आसमान में उन्हें फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया और हवाई सुरक्षा दी, जिसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की। तो जकार्ता में उतरते ही एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये देखिए। और पीएम मोदी का जकार्ता में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें तो पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। अलग अलग ग्रुप्स ने नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ये तो पीएम मोदी का इंडोनेशिया में जितना शानदार स्वागत हुआ, कल उतनी ही शानदार डील भी हो सकती है, क्योंकि खबरें हैं कि दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर मुहर लगा सकते हैं। अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा के मायने और मकसद आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, पीएम मोदी आज यानी कि 6 जुलाई से 8 जुलाई इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह तीसरा इंडोनेशिया दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2018 और 2023 में इंडोनेशिया गए थे। एक बार फिर पीएम मोदी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने गए हैं। जकार्ता पहुंचते ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी को रिसीव करके स्वागत किया। कल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील हो सकती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मकसद ब्रह्मोस डील को माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल डील करीब 2500 करोड़ की हो सकती है। अगर डील हुई तो इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेने वाला दूसरा देश होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। यह सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। पिछले साल ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान की धुनाई की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया में ब्रह्मोस की डिमांड काफी बढ़ गई। यूएई के साथ भी भारत के ब्रह्मोस डील करने की चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर भी जाएंगे और इसके अलावा कारोबारियों और भारतीयों से भी मिलने का कार्यक्रम है पीएम का। अब आपको सुनवाते हैं इंडोनेशिया में पीएम का दौरा कितना अहम है, बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार अशोक सजनहार। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, नई टेक्नोलॉजीज जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्रिटिकल मिनरल्स है, इन सब क्षेत्रों में बातचीत होगी। और रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी बात होगी, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे संबंधों को, जिसे हम कहा जाए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी देशों में गए थे, सेशल्स में गए, मॉरिशस में गए, परंतु अब इंडो पैसिफिक ईस्ट में वहाँ पर जाने का भी ये समय है, मौका है, जो अपने संबंधों को वहाँ इन देशों के साथ भी और दृढ़ और विस्तृत बना पाए। और एक बहुत जरूरी खबर, क्योंकि अब हम खबर दिखाने जा रहे हैं एसी में ब्लास्ट की, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो काफी परेशानी पैदा करती हैं। ग्रेटर नोएडा के घर में कुछ इसी तरह से एसी ब्लास्ट हो गया जो आप देख रहे हैं। आज से कि हम आपको ये एआई जनरेटेड तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं।
एसी ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई और स्क्रीन पर आप देखिए जरा कैसे एसी ब्लास्ट के बाद पूरे घर में जबरदस्त आग लग गई। ग्रेटर नोएडा एसी से लगी है। तो कैसे हुआ यह हादसा, पूरी खबर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए एसी ब्लास्ट का यह मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर का है। यहां सुबह 10 बजे करीब घर में आग लग गई, एसी ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना भीषण, इतना तेज था, जबरदस्त था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर में जो लोग मौजूद थे वो दौड़कर घर से बाहर चले गए और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और 2 कमरों में रखे लाखों के सामान को फौरन राख कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन घर में रखा फर्नीचर समेत सारे जो कीमती सामान है जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और फिलहाल आग लगने की वजह की अभी जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात मॉनसून की करते हैं, क्योंकि मॉनसून ने अभी बहुत आफत फैला रखा है। लोग इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, लेकिन जैसे बारिश होती है तो परेशानी भी साथ साथ बढ़ जाती है। ये खबर अभी फिलहाल भारत से नहीं, ये चीन से, क्योंकि चीन में भी बाढ़ कोहराम मचा रखी है। ये देखिए जरा किस तरह से हाहाकार है बारिश की वजह से। स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर, देखिए हर तरफ पानी पानी है। और चीन से एक और बाढ़ की तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। बाढ़ के रौद्र रूप में गाड़ियां किस तरह से बहती नजर आ रही है, ये देखिए जरा। तो लगातार हो रही बारिश ने तमाम नदी नाले उफान पर ला दिए और इस समय सिक्किम की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिक्किम भारत नदी के विकराल और अब जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर ये आपके सामने, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। जम्मू कश्मीर में अभी बहुत आफत है। डोडा की तस्वीर तो आपको हमने दिखा दी, अब आगे बढ़ते हुए आपको किश्तवाड़ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा, ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये किश्तवाड़ की है। देखिए किस तरह से यहां पर आफत है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये बात हो गई पहाड़ों की। अब मैदानी इलाकों में आपको लिए आते हैं और महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए ये महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां लगातार इस वक्त बारिश हो रही है और हादसे भी हो रहे हैं। चलते लोगों पर पेड़ गिर गया जिससे ये लोग घायल हो गए। तो महाराष्ट्र में बारिश कई जगह लोगों की मुसीबत आफत बन चुकी है और इस समय पालघर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए जरा, एक कार है भयंकर सैलाब में फंस गई है। लोग किसी तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रस्सी से बांध कर निकालने पड़े हैं और उतने लोगों की मेहनत लगी है इसमें। चलिए इसी तस्वीर इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी है। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।